और इस वक्त की आपको बता दें, बीएसटीसी बीएड विवाद मामले में आज का दिन बेहद अहम है। हाईकोर्ट में मामले की फाइनल सुनवाई इस वक्त चल रही है। सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है और आपको बता दें कि बीएड अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला होगा। रीट लेवल 1 से यह मामला जुड़ा हुआ है। पिछले 43 दिनों से बीएसटीसी के अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तो बीएड अभ्यर्थियों के भाग्य का आज फैसला होगा और आपको बता दें कि बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले 43 दिनों से, यानी करीब देखा जाए तो 1.5 महीने से ये सभी आंदोलनरत हैं, धरने पर बैठे हैं। तस्वीरें ये जयपुर की हैं और मामले की जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट में चल रही है। सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर जोधपुर से और सचिन हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, सुनवाई शुरू हो गई है? चंद्रशेखर, आवाज मिल रही है आपको? लगता है चंद्रशेखर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सचिन आपके पास आ रहे हैं। सचिन, कितना अहम, क्योंकि सुनवाई तो अब शुरू हो गई है जोधपुर में। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, सुनवाई शुरू हो चुकी है और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि छोटे संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है। 13 लाख अभ्यर्थी हैं, 9 लाख बीएड के अभ्यर्थी हैं जिनका प्रथम लेवल का परिणाम रुका हुआ है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो तकरीबन 3.5 लाख बीएसटीसी के अभ्यर्थी हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। तो सुनवाई काफ़ी अहम हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि शायद इनके हक में कोई फैसला हो, शायद इनकी बात आज मानी जाए। देखिए, सुनवाई लंबी हो चलने के आसार है। संभवतः आज हो सकता है कि सुनवाई का फैसला भी न आए, क्योंकि हर पक्ष को बहस करनी है। राज्य सरकार अपनी बहस रखेगी, बीएसटीसी की ओर से बहस की जाएगी, बीएड अभ्यर्थियों की ओर से बहस की जाएगी। लेकिन निर्णायक सुनवाई इसलिए हो सकती है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट साफ कर चुकी है कि मामले को किसी भी हालात में एडजॉर्न नहीं किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी भी ऐसी हैं जो लगातार पिछले 43 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं आज की सुनवाई को लेकर। आज महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पक्ष रखा जाएगा वहाँ पे, और हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है कि आज हमें न्याय मिलेगा। आप लोगों की एक मांग थी कि एजी फिजिकल अपीयरेंस दें वहाँ पर, आज एजी खुद मौजूद है कोर्ट में, तो फिर क्या उम्मीद है कि कुछ हक में फैसला हो सकता है आपकी? सर बिल्कुल, हमें यही उम्मीद लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे कि जो भी फैसला है वो हमारे हक में आए, क्योंकि लेवल 1 अगर देखा जाए तो बीएसटीसी के लिए ही बना है, उसी के लिए तैयार किया गया है, उसके लिए जो पूरा फॉर्मेट रेडी किया गया वो बीएसटीसी के लिए ही रेडी किया गया था। तो अब अगर वो आता है और हमारे पक्ष में आए फैसला तो वो सबसे बेटर है। फिर लेवल 2 के लिए वो है ही नहीं सर, फॉर्मेट दोनों चीज़ों के अलग अलग है। बीएड के लिए अलग फॉर्मेट रेडी हुआ है और एसटीसी वालों के लिए अलग फॉर्मेट रेडी हुआ है एग्जाम का। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इनको उम्मीद है कि इनके हक में ही फैसला आएगा। हालांकि सरकार ने जो पिछली बार एडिशनल एफिडेविट पेश किया था तो ये कहा था कि राजस्थान के अंदर 18,750 पद है बीएसटीसी के रीट भर्ती परीक्षा 2021 में, और 3.5 लाख अभ्यर्थी उनके पास है। तो ऐसे में एनसीटी की गाइडलाइन यहाँ पर लागू नहीं होती है। हालांकि जो बीएड की ओर से उसका जवाब आज काउंटर एफिडेविट पेश कर दिया गया है, कल ही पेश कर दिया गया था, अब कोर्ट के सामने वो है। तो ऐसे में आज 3 पक्षों की ओर से बहस होगी। बीएसटी से अभ्यर्थी अपनी बहस करेंगे, उनके वकील उनकी बहस करेंगे, बीएड के जो अभ्यर्थी उनकी ओर से पक्ष रखा जाएगा, और राज्य सरकार खुद जो है अपना पक्ष रखेगी। तो अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो किस तरह से जो है इस पूरे मामले को लेती है और क्या फैसला सुनाती है। राजस्थान एक ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पे एनसीटी की गाइडलाइन को चुनौती दी गई है। तो अगर यहाँ पे एनसीटी की गाइडलाइन क्रैश होती है तो उसका असर पूरे देश में भी होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मामला हो जाता है। रीट भर्ती 2021 से जुड़े हुए 13 लाख अभ्यर्थी तो हैं ही, इसके अलावा आने वाली भर्तियों से जुड़े हुए लोग भी इस केस के जो फैसला होगा उससे प्रभावित होंगे। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है, सुनवाई शुरू हो गई है?
हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो ये मामला था महत्वपूर्ण मामला है और आखिरकार जो है मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। मुख्य न्यायाधीश की जो खंडपीठ है उसमें ये पहले नंबर पर सूचीबद्ध था। पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि जो के बाद इस मामले में सुनवाई हो सकती है, लेकिन जो है शुरुआत में इस मामले को लिया गया है, इसको गंभीरता से लिया गया है। सबसे बड़ी बात करें तो जो मामले में जो प्रार्थी है उसकी तरफ से जो है बहस शुरू की गई है, जिसमें उनकी तरफ से एडवोकेट विज्ञान शाह और मनोज भंडारी जो है पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल मौजूद है और वहीं सरकार जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया NCTE के लिए जो है पक्ष रखने के लिए ASG राजदीपक रस्तोगी कोर्ट में मौजूद है। अब लगातार जो है मामला शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जो है कोर्ट इसको जो गंभीरता से ले रही है और ये जो है मामला निर्णय की ओर जाता नजर आ रहा है। इसमें जल्द जो है आज कितना लंबा सुनवाई होती है, कितने समय तक सुनवाई होती है, आज बहस यदि दोनों पक्षों की तरफ से खत्म कर ली जाती है तो मामला निर्णय की तरफ जा सकता है। जी तो बिल्कुल चंद्रशेखर, अगर सभी पक्ष अपना पक्ष रखेंगे तो फिर इसमें समय तो काफी लग सकता है, तो फैसला आज शायद ना भी आए। जी, निश्चित तौर पर जो दोनों सभी जो है पक्षों को सुना जाएगा, गंभीरता से देखा जाएगा और हर बारीकी से पहलू को जो है जांचने परखने के बाद जो कोर्ट जो है अपना निर्णय देता है। क्योंकि ये मामला एक दो व्यक्तियों का नहीं है, लाखों व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बीएड डिग्रीधारी हो या जो प्रतिपक्ष हो। तो कुल मिलाकर जो कोर्ट है इस मामले में गंभीरता से ले रहा है और सुनवाई शुरू हो चुकी है। और अब देखने वाली बात है कि ये सुनवाई कितनी लंबी चलती है, क्या क्या और जो है किन बिंदुओं पर बहस होती है, उसको लेकर जो है आगे अपडेट दिया जाएगा। जी चलिए ठीक है चंद्रशेखर, आप नजर बना के रखिए, सुनवाई वहां चल रही है। साथ ही सचिन भी जयपुर में नजर बना के रखे हुए हैं, क्योंकि वहां पे हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देश के वीरों का सम्मान राष्ट्रपति भवन में किया जा रहा है। की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल बम से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरतापूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल बम की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही
कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जाबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। नायब सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट 34th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मरणोपरांत नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में। अब बात नई टीम की और जिसमें नया जोश साफ तौर पर दिख रहा है। नए मंत्रियों को विभागों का अब इंतजार है। विभागों के बंटवारे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आज शाम तक सूची जारी हो सकती है। आपको बता दें कि आज शाम तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी जानकारी यह भी है कि जो पुराने मंत्री हैं उनके महकमे भी बदले जाएंगे। अब विशेष तौर पर 3 विभागों पर नजर टिकी है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व मंत्रालय शामिल हैं। तो किन्हें इन विभागों की जिम्मेदारी मिलेगी, यह देखना अहम होगा। सूची कभी भी जारी हो सकती है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि किन्हें कौन सा विभाग मिलेगा।
तो जिन नए मंत्रियों ने शपथ ली है उनसे बात की है हमारे सहयोगियों ने। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, मगर जो राज्य मंत्री से प्रमोट होकर के कैबिनेट मंत्री बने हैं वो अब देवदर्शन यात्रा पर निकल रहे हैं। जूली साहब, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आशीर्वाद मांग रहे हैं आज आप? देखिए, मैं सबसे पहले खाटू श्याम जी के बाबा की शरण में मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, और उसके बाद सालासर बालाजी में जाऊँगा, और उसके बाद मैं करणी माता जी के यहाँ जाऊँगा। और मैं वहाँ मानता रही है, मैं मानता हूँ, और हमेशा ही मैं जिला प्रमुख के समय से ही वहाँ पे जा रहा हूँ। तीनों ही जगह पे मैं जाता हूँ। मनौती मांगी थी, पूरी हो गई, इसलिए आज आप शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, आभार जताने जा रहे होंगे, भगवान को धन्यवाद देने जा रहे होंगे। देखिए, भगवान का धन्यवाद है ही, आज मैं जो हूँ ऊपर वाले की कृपा है। और निश्चित तौर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिना मनौती मांगे ही, मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी थी, मैं तो हमेशा एक ही चीज मांगता हूँ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद सदा बना रहे, मेरे पे बना रहे, आम पब्लिक पे भी बना रहे, और उसी में सब चीजों का भला अपने आप होता है। पोर्टफोलियो का इंतजार तो है आपको भी और आपके समर्थकों को भी। देखिए, इंतजार है, मैं समझता हूँ हमसे ज्यादा मीडिया को ज्यादा इंतजार है, और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, विभाग कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे विभाग समान है। काम आप किस प्रकार से करके दिखाते हैं, जो भी मौका मिलेगा उसमें आप अच्छा करके दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर वही विभाग अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे जो आपके प्रमोशन को पचा नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी पार्टी के ही लोग हैं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, हम उनकी इज्जत करते हैं, और कोई बात होगी तो बैठ के उसमें भी बात करेंगे। हो सकता है किसी ने कोई गलतफहमियां पैदा कर दी हो, ऐसी कोई, मैं समझता हूँ कोई बात है नहीं। आपके दर पर उनकी एप्लीकेशन भी आ जाएगी तो काम होगा, इस बात के लिए आप उनको आश्वस्त कर सकते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे सीनियर हैं, हमारे एकदम जिले के हैं, तो कोई बात ही नहीं है। काम में पहले भी कोई मनाही नहीं थी, आज भी नहीं है। मैं तो हमेशा वो तो विधायक है, मैं तो पार्टी के कार्यकर्ता के भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की इच्छा रखता हूँ कि किस प्रकार से हम सब लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अलवर बहुत बड़ा जिला है और ईस्टर्न राजस्थान में जो एससी की आबादी वो काफी अच्छी है, बीएसपी भी यहाँ पर बाजी मारती रहती है, तो अब कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? 4 कैबिनेट मंत्री बने इस इलाके से, तो निश्चित तौर पर दलित वर्ग को जो प्रतिनिधित्व मिला है, इसका मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर गया है। दलित वर्ग हमेशा कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहा है, और इस बार भी बहुत मजबूती के साथ पूरा समाज जुड़ा था। आने वाले समय में मैं ये कहना चाहूंगा कि दलित वर्ग कांग्रेस पार्टी की तरफ उम्मीद रखता है। दलित वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और कांग्रेस पार्टी को दलित वर्ग ने बहुत कुछ दिया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आने वाले समय में भी पूरे प्रदेश का दलित एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की मदद करेगा, साथ लगेगा, और कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जिताकर भेजेगा, और कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बनाएगा। अब ये वोट शिफ्ट नहीं होगा, अब आपको लगता है बीजेपी की तरफ नहीं खिसकेगा, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा प्रतिनिधित्व जो है कैबिनेट में मिला है? देखिए, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। बीजेपी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, दलितों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए, सबके लिए पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन आज आप देखेंगे तो धरातल पे कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने झूठ के जो पुलंदे बनाए थे वो सारे जनता के सामने आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली। इंतजार है अभी भी इनको कि महकमा क्या मिलेगा, लेकिन अभी भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी की तरफ जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। हमारे साथ मौजूद है खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना। चांदना साहब, इस विस्तार को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो फेरबदल हुआ है कैबिनेट में, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की नींव जो वर्ग रहा है, 75 साल से कांग्रेस पार्टी को SC/ST के लोगों ने सिंचा है, उस नींव को 1/3 मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी और आला कमान ने दिया है। मैं समझता हूँ ये एक मास्टर स्ट्रोक है, और 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचेगा। अभी तक इनके पास ये मुद्दा था कि काम तो चलो आप लोगों का अच्छा है, जनता भी मोहर लगा रही है, लेकिन मंत्री ये नहीं बने, वो नहीं बने, इस वर्ग के नहीं है, उस वर्ग के नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक्सपेंशन एक मास्टर स्ट्रोक है कि एकमात्र मुद्दा जो उनके पास में, हालांकि वो झूठा मुद्दा है, जनता के काम तो हो ही रहते तभी लोग बाई इलेक्शन में वोट दे रहे हैं, अब तो झूठा मुद्दा भी नहीं छोड़ा है।
तो मैं समझता हूँ कि एक मास्टर स्ट्रोक आलाकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। अच्छा, अब आगे क्या होता हुआ दिख रहा है? कई जो विधायक हैं वो मंत्री नहीं बन पाए, थोड़े से नाराजगी भी आ रही सामने, कैसे उनको राजी करेंगे मुख्यमंत्री जी? देखिए, ये तो मैं उनके ऊपर नहीं बोल सकता हूँ कि, हालांकि आधी ज़्यादा नाराजगी तो मीडिया की बनाई हुई होती है। मीडिया बहुतों को मुख्यमंत्री, बहुतों को कैबिनेट मंत्री और बहुतों को बना बना के उनको विचलित कर देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अशोक गहलोत जी ने जब 1 साल पहले 34 दिन होटल में रख के अगर वो पैसे की मार, भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड समय और वो सब जो भी हुआ आपने देखा, उस समय भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बचा ली, तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी तो एकदम सब खुश हैं। हाँ, परिवार होता है, उसमें छोटी मोटी किसी की नाराजगी हो सकती है, लेकिन वो बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको समझाएंगे कि क्या कारण रहे। आलाकमान जब कोई फैसला कर देता है तो उसकी पालना करना हर कांग्रेसी का धर्म होता है। आपके नाम को लेकर के भी चर्चाएं थी कि आपको भी प्रमोट किया जा सकता है। चांदना साहब प्रमोट नहीं हो पाए, कैसे देखते हैं इन चीजों को आप? देखिए, मुझे तो मीडिया ने मंत्री बनाया कैबिनेट का, और मीडिया ही मुख्यमंत्री बना देता है बहुत लोगों को। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के कैबिनेट और मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। जनता की क्या मांग होती है, कांग्रेस पार्टी की क्या जरूरत है और किस प्रकार से आगे आने वाले समय में लोगों को सुशासन दिया जा सकता है, उसके ऊपर ही कैबिनेट और मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको लगता है ये जो प्रयास किए गए हैं सीएम की ओर से 2023 में सरकार कांग्रेसी बनेगी, एंटी इनकम्बेंसी भी तो आएगी? एंटी इनकम्बेंसी होती तो भी आपको 5 बाई इलेक्शन हुए हैं पिछले 5 महीने में, और इसमें एक सीट मात्र कांग्रेस पार्टी आ रही, वो भी बहुत छोटे मार्जिन से, और वो बहुत बड़े मार्जिन से हार संभव थी, लेकिन इतना छोटा मार्जिन, 4 सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। एंटी इनकम्बेंसी हम जमीन पर रहे, हमने दोनों बाई इलेक्शन लड़ा है, जमीन पर कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी इस राज्य के आगे केवल एक शब्द मात्र रह गया है, और वो मिथक भी 2023 में कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी तोड़ देंगे। शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए अशोक चांदना रोज दौड़ लगाते हैं, राजनीतिक तंदुरुस्ती और बेहतर हो, इसके लिए आगे तक कहाँ तक जाने का इरादा है? देखिए, मुझे पार्टी ने एमएलए का टिकट दिया और पहली बार राज आते ही मुझे राज्य मंत्री बना दिया, तो मेरी तो राजनीतिक तंदुरुस्ती पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक तंदुरुस्ती को रोज रिचार्ज करना पड़ता है ताकि किसी प्रकार की कमी नहीं आए। और बेहतर किया, इसके नतीजे 2023 के चुनाव में देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा अजीत सिंह मालवीय। तो आपको बता दें कि मंत्रियों को बधाई देने पहुंचे समर्थक कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को बधाई दी गई है, और आपको राजकुमार शर्मा और दिनेश सहयोगी बात कर रहे हैं राजकुमार शर्मा से। राजकुमार शर्मा पहुंचे हैं, अभी आप देखिए किस तरीके से उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थक जो है उनके पहुंचे हैं, और बड़ी जिम्मेदारी जो है उन्हें दी गई है। उनसे हम बात करने का एक बार कोशिश करते हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, सलाहकार बनाया गया है सीधे मुख्यमंत्री का, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस नई भूमिका को? देखो, इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का और हमारी कांग्रेस पार्टी का एक सोच है कि अब चुनाव के अंदर 2 साल का कम समय बचा है, तो उनका ऐसा मानना है कि संभाग वाइज कार्यकर्ताओं की, आम जन की क्या समस्याएं हैं, उनका निस्तारण कैसे हो, कैसे सीधा मंत्रिमंडल में उनकी समस्याओं का निस्तारण हो, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर निस्तारण हो, उसी को लेकर सीएम साहब ने यह फैसला लिया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और आम जनता का जो मैसेज है वो मुख्यमंत्री जी तक तुरंत पहुँचेगा एक विधिवत तरीके से। ये माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो आपको दिया जा सकता है, तो क्या लग रहा है किसी विभाग के साथ आपको अटैच किया जाएगा? किस तरीके से भूमिका किस तरीके से? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो देखो अभी तक मेरी मुख्यमंत्री जी से कोई इस विषय में बात नहीं हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है, क्योंकि वो बार बार चर्चा करते हैं कि भाई कैसे हम गुड गवर्नेंस दें, कैसे हर जिले से हर पंचायत लेवल यानी अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति क्या सरकार से उम्मीद कर रहा है, विशेष तौर से युवाओं के लिए। युवा रोजगार के लिए आपको पता आंदोलनरत है, भर्तियों को लेकर आंदोलनरत है, और भर्तियां निकालने में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने जितनी भर्तियां संपन्न कराई हैं, लोगों को रोजगार दिया है, वो अपने आप के अंदर एक मिसाल है। लेकिन उसको और ज़्यादा गति हम कैसे दे सकते हैं, कैसे युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का,
बुजुर्गों का, चाहे पेंशन संबंधित मामले हो, और कोविड के बाद के अंदर जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हुई है, उस आर्थिक स्थिति को वापस कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे उन परिवारों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाए, उसको लेकर मुझे लगता है कि ये सलाहकार के पद सृजित किए गए हैं, ताकि मुख्यमंत्री जी तक अक्सर आम जनता की जो समस्या है वो पहुंच सके, और उसके अंदर जो हमारा सोच है वो हम उनको बता सके कि इसका निस्तारण हम किस तरह से कर सकते हैं। एक एडवाइस के रूप में मुख्यमंत्री जी, हालांकि वो बहुत मंझे हुए राजनेता हैं और जमीन से जुड़े हुए राजनेता हैं, और हमारी उम्र नहीं है जितने तो वो मंत्री रह लिए, तो फिर भी कोई सहारा बन पाएंगे, कोई अगर उनका मजबूत कंधे के रूप में उनको सही राय दे पाए, सही काम सुझा पाए, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। लंबा आपका अनुभव हो गया राजनीतिक, आप छात्र जीवन से सक्रिय हैं, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, फिर 3 विधायक भी रहे, मंत्री के तौर पर भी आपके पास जिम्मेदारी रही, तो वो अनुभव जो है वो किस तरीके से काम आ सकेगा प्रदेश की जनता की? बिल्कुल, देखो इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि भी मौसमी बीमारियों वाला बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। कोविड भी तीसरी लहर की दस्तक का हम लोग सुन रहे हैं अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह से यूरोप के अंदर तो ये बहुत बड़ा हाहाकार मचाया हुआ है, तो वो अनुभव भी हम शेयर करेंगे, और जितना हमसे बन पड़ेगा वो पॉजिटिव सोच रखते हुए, और राजस्थान की जनता का सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या हो सकता है उस पर हम लोग राय देंगे अपना। पूरी टीम अब नई है, जो है वो कल जो है 15 मंत्रियों ने शपथ ली है, सलाहकार जो है वो नए हैं, तो क्या मिशन 2023 की तैयारी है, और क्या लग रहा है अब मिशन 2023 पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी हमारे जो नव नियुक्त मंत्री महोदय हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो सरकार की और आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, और टैलेंटेड हैं लोग बाग, क्योंकि अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र से संघर्ष करके जीत कर आते हैं, तो जनता का तो विश्वास उन पर है ही है। 2023 का जो मामला है, मैं आज फिर कह सकता हूं आपको कि सरकार कांग्रेस वापस रिपीट करने वाली है, वापस आने वाली है सत्ता के अंदर, क्योंकि जनहित के जो कार्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, वो जिस प्रकार से महंगाई के मामले में मैं आज बता रहा हूँ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल भी बात कर रहे हैं। बाबूलाल जी, बाबूलाल बात कीजिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और खेतड़ी के विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सीएम का एडवाइजर बनाया गया है। डॉक्टर साहब, कैसा लगता है आपको? पहले आप 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, अब आप सलाहकार के रूप में काम करेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत मेरे पे विश्वास रहा, 2 बार महत्वपूर्ण महकमे दिए हैं, और वर्तमान परिवेश में मुझे टीवी के माध्यम से पता लगा, माननीय प्रभारी जी ने भी बात करी थी मुझे और मेरी सहमति ली थी सीएम 2 एडवाइज़र बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी मुझे कार्य के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिलेंगे, मेरे पास महत्वपूर्ण महकमे रह चुके हैं, और निश्चित रूप से उनमें जो भी संशोधन करने की बात हुई मैं निश्चित रूप से करूँगा, और जो बेस्ट मैं दे सकता हूँ, मेरे पास ऊर्जा रहा, जलदाय रहा, मैं स्वयं डॉक्टर भी हूँ, तो मैं समझता हूँ 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, हायर एजुकेशन रहा, तो इनमें मैं मेरी अपनी राय को बहुत तरीके से एडवाइस को दे सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास प्रकट किया, माननीय सोनिया जी, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने विश्वास प्रकट किया, तो मैं उनका आभारी हूँ, और जो मेरे से बेस्ट बन पड़ेगा मैं करूँगा। डॉक्टर साहब को क्या लगता है, बहुत सारी मजबूरियां रही होंगी सीएम साहब की, वो आपको मंत्री बनाना भी चाहते होंगे, लेकिन इस बार बहुत दिक्कतें भी आपने समझी होंगी, लगता क्या है? आपको उम्मीद थी कि आप मंत्री बनेंगे, लेकिन अब आप खुश हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे दौर में अगर उन्हें आपको एडवाइजर भी बनाया गया है तो कोई नाखुशी का इजहार नहीं किया आपने? देखिए, ऐसा है कि माननीय सोनिया जी ने, राजीव जी ने आज से 20 साल पहले मुझे मंत्री बना दिया था, और दोबारा फिर मैं ऊर्जा और पीएचडी जैसे महकमे रहे, तो मुख्यमंत्री जी ने और हमारे एआईसी, हमारे सोनिया जी ने, उन्होंने देने में मुझे कसर नहीं रखी। मैंने आई डिड माई बेस्ट, जो राजस्थान में बेहतरीन इन विभागों में हो सकता था मैंने करने की कोशिश करी उनके मार्गदर्शन में। मैं समझता हूँ उनके सबको एडवाइस मंत्रिमंडल में नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने,
मैं उनके विश्वास। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।